हमेशा ही अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक सरोकारों से जुड़ा रहा है और वह भी प्रगतिशील दायरे में रहा है, जिस दायरे में अंबेडकर, भगत सिंह हैं, नेताजी राजगुरु है, पेरियार हैं, ललई सिंह हैं, तमाम लोग हैं। और इनकी धरोहरों को लेके जो लोग चल रहे हैं सतत, वो चाहे फिर वामपंथी पार्टी में हो, समाजवादी पार्टी में हो, या व्यक्तिगत रूप से भी काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ हम लोग बातचीत करते हैं। और उसी क्रम में आज हमारे बीच प्रभात कुमार जी हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी CPI-ML लिबरेशन के सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। उनके बारे में हम बहुत कुछ तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे। वे अपने विद्यार्थी जीवन में इंजीनियरिंग कर रहे थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते वो राजनीतिक आंदोलन में शामिल हुए और उसके बाद वो सतत 8 साल तक जेल में रहे। वहाँ से छूटने के बाद अक्सर होता है जेल में इतने लंबे समय से रहने के बाद जो छूटते हैं, उनका मनोबल या तो कमज़ोर हो जाता है या निराश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन प्रभात कुमार जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आज हमारे बीच में मौजूद है, तो निश्चित रूप से ये समझिए, जानिए कि उनका मनोबल कितना ऊंचा था, उनका ध्येय कितना पक्का था कि भारतीय समाज में जो शोषित, पीड़ित, दमित लोग हैं, दलित दमित लोग हैं, उनके बीच काम करना है। उनका जीवन जब तक मुक्त नहीं होगा, तो वो कहते हैं कि मैं भी, हमारी पार्टी भी मुक्त नहीं हो सकती है। और इसी उद्देश्य के साथ वो सक्रिय हैं। हम चाहेंगे कि आज के मौजूदा परिस्थिति के सवाल पे हम लोग बात करें। वो इस दौरान वे इंडिया 3 की जो मीटिंग हुई मुंबई में, उसमें वो गए थे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दीपंकर भट्टाचार्य जी के साथ। तो हम चाहेंगे कि वो इंडिया की मीटिंग के बारे में और उसकी उम्मीद क्या बनती है आगे, और उससे अपेक्षा क्या होगी वो बाद में करेंगे, लेकिन क्या उम्मीद बनती है वो उस संदर्भ में कुछ बताएं। नमस्कार कॉमरेड। मैं सबसे पहले इस महाराष्ट्र की धरती को नमन करना चाहता हूँ, उसका अभिवादन करना चाहता हूँ, जिसने बड़े पैमाने पर संघर्षशील किसान आंदोलनों को देखा, बड़े पैमाने पर दलितों के आंदोलनों को देखा, बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक और पिछड़े तबकों की लड़ाइयों को देखा। और ये तमाम लड़ाइयाँ, चाहे वो दलितों का हो, अल्पसंख्यकों का हो, किसानों का हो, समाज में जो अन्याय मौजूद है उसके खिलाफ रही है। और न्याय के लिए यहाँ के जनता का संघर्ष का मैं नमन करता हूँ। और मैं इसके बाद ही कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की जनता की इस परंपरा को हम यहाँ अपने पार्टी के जरिए आगे ले जाने की कोशिश करने के प्रयास में आज नागपुर में है। नागपुर के साथियों के साथ मेरी बैठक भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया एक गठबंधन है, एक बड़ा गठजोड़ है भारत के पैमाने पर, जो देश में बढ़ते फासिस्टों के कदम को रोकने का काम कर रही है। और रोकने के लिए ही यह गठबंधन बना है। एक हिंदुत्ववादी, मनुवादी राजनीति के वर्चस्व को खत्म करने के लिए यह गठबंधन बना है। इस गठबंधन में अभी तक 28 संगठन शामिल हुए हैं, और भी संगठन शामिल होने के रास्ते पर हैं। और ये जितना बढ़ेगा, भारतीय जनता के आशा और आकांक्षा को, ये आशा और आकांक्षा किस चीज़ के लिए है? ये संविधान को बचाने के लिए है। ये आशा और आकांक्षा है लोगों के अंदर फासिज्म को खत्म करने का, मनुवाद को खत्म करने का, सामाजिक न्याय की ताकतों को मजबूत बनाने का, दलितों के स्थिति को मजबूत बनाने का, उनके लड़ाई को मजबूत बनाने का। इस आकांक्षा को, जनता के इस आकांक्षा को इस इंडिया गठबंधन के जरिए बल मिला है। इसको सिर्फ हम कुछ पार्टियों के गठजोड़ के तौर पर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये नई आकांक्षा भारत में एक नई राजनीतिक दिशा को भी तैयार करेगी। ऐसे कई लोग अभी ये कह रहे हैं
कि ये गठबंधन जो बना है ये केवल भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए बना है और विशेषकर कम्युनिस्ट पार्टियां जो उसमें शामिल हैं, जिसमें लिबरेशन भी है, जो फांसीवाद के भी उसमें जोड़ रही है, फासिज्म के खिलाफ भी है। ये फासिज्म जो खिलाफ में है, इस फासिज्म के स्वरूप को आप कैसे दें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना तो एक प्रमुख बात तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये पार्टी भारत में फासीवाद और मनुवाद को लाने का प्रमुख स्रोत है। आरएसएस है ना, उसकी ये पार्टी है। और आप आरएसएस? हाँ, हम आरएसएस के धरती पर इस बात को बोल रहे हैं, नागपुर में। इसीलिए इसको देखिए, इसको हटाना तो एक पहला कर्तव्य हमारा है। ये हटेगा तो हम लोकतंत्र को बचा सकेंगे। लोकतंत्र अगर बचेगा तो हम अपने संघर्ष को जारी रख सकेंगे। लोकतंत्र अगर बचेगा तो हम सामाजिक न्याय के ताकतों को मजबूत कर सकते हैं। लोकतंत्र अगर बचेगा तो दलितों अल्पसंख्यकों की एकता को मजबूत बना सकते हैं। लोकतंत्र अगर बचेगा तो महिलाओं पर होने वाले तमाम किस्म के अत्याचार का हम मुकाबला कर सकते हैं। लोकतंत्र और बचेगा तो हम एक नए समाज की रचना कर सकते हैं। एक अंबेडकर के सपनों के समाज के तरफ हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोगों का जो नारा है भगत सिंह और अंबेडकर के रास्ते, नए भारत के वास्ते, उसको हम सही अर्थों में साकार भी कर सकते हैं। इंडिया जो बना है, लिबरेशन का तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, क्योंकि अधिकांश जिस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका बड़ा प्रमुख स्थान बनता है, लेकिन लिबरेशन इंडिया में है। इसके पीछे ये कौन सी बड़ी ताकत काम कर रही है लिबरेशन की, उसके बारे में भी आप जरा समझो। स्वाभाविक तौर पर अभी लिबरेशन के पास कोई संसद में सदस्य नहीं है, लेकिन हमारे संसद में सदस्य रहे हैं। सबसे पहले जब आप लोगों को ख्याल होगा राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद जो चुनाव हुआ था, उसके पहले जो चुनाव हुआ था, सबसे पहले बिहार से हम लोगों ने एक संसद सदस्य को भेजा था जो एकदम अति पिछड़ी जाति के साथी थे और बिहार में सामाजिक न्याय के लिए वो लड़ते थे और लड़ते लड़ते हमारी पार्टी में शामिल हुए थे और हमारी पार्टी में शामिल होकर उस तबके को बड़े पैमाने पर गोलबंद करने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आज जरूर हमारे पास कोई संसद, उनका नाम क्या था? रामेश्वर प्रसाद उनका नाम था। हाँ जी, और आज हमारे पास जरूर कोई संसद ने बीच के अवधि में आदिवासियों के बीच से, आसाम के आदिवासियों के बीच से कार्बी एंगोंग से भी हमारे एक सांसद सदस्य रहे हैं जो 3 बार संसद सदस्य बने हैं, है ना, डॉक्टर जयंत रंगपी। ये पहले रहे, मौजूदा दौर में नहीं है, लेकिन सीपीआई-एमएल का वजन तो है। लेकिन बिहार में जो लगातार हम लोग जो दलितों, उत्पीड़ितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों को लेके एक तरफ उनके जमीन के लिए संघर्ष, उनके इज्जत आबरू के लिए संघर्ष, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष, सामाजिक न्याय के लिए अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष, इसमें हम एक अग्रगणी ताकत रहे हैं। बिहार में 74 के आंदोलन के बाद से हम जितने तरह के आंदोलन हुए हैं, इन तबकों और वर्गों के लिए उन तमाम आंदोलनों में हमारी भूमिका रही है। इसीलिए पिछले बार महागठबंधन जो अभी मौजूद है, महागठबंधन के एक घटक के साथ हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और हमारे 12 विधानसभा सदस्य अभी बिहार विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे एक विधानसभा सदस्य झारखंड में भी मौजूद हैं। हम उड़ीसा के आदिवासियों के बीच काम किए हैं और उनके बीच भी हमारी स्थिति कोरापुट जिले में काफ़ी अच्छी है। इस तरह अगर देखिएगा तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित कई पॉकेट्स में हमारे काफ़ी बड़े आंदोलन रहे हैं, आंदोलन के क्षेत्र हैं। पंजाब रहा है,
तो इन आंदोलनों को हम इस इंडिया के गठन से अलग नहीं कर सकते हैं। इंडिया के गठन में हमारी जो भूमिका रही इस आंदोलनों के जरिए रही, वो किसी व्यक्ति के सवाल पर नहीं रही। और जब से मोदी सरकार सत्ता में है उस समय से लेकर के बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ, सामाजिक अन्याय के खिलाफ, सीए एनआरसी के लिए होने वाले लड़ाई के खिलाफ, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर होने वाले तमाम हमलों के खिलाफ हमारी जो भूमिका रही उसको कोई नहीं कह सकता कि ये भूमिका इनकी नहीं थी या कमजोर थी। ये कमजोर हम लोग कभी नहीं रहे। इस आंदोलनों में हम लोग आगे रहे, किसान आंदोलनों में हम लोग आगे रहे। हमारा किसान संगठन साल भर तक दिल्ली के सीमाओं पर बैठा रहा, लड़ाई किया। हमारा खेत मजदूर संगठन बिहार में गरीबों को बासगीत का जमीन और घर दिलाने के लिए अथक परिश्रम किया, आंध्रा में किया, उत्तर प्रदेश में किया। तो इसलिए संघर्षों के बदौलत हमारा जगह इंडिया में बना है और हम इस जगह को अब परिवर्तित करेंगे। फांसीवाद और मनुवाद के खिलाफ संघर्ष के खिलाफ जो हमारा संघर्ष होगा और सत्ता में जो काबिज है फांसीवादी और मनुवादी तत्व, उनको उखाड़ फेंकना और एक नए भारत का निर्माण करना, जो नया भारत अंबेडकर और भगत सिंह के रास्ते से आगे बढ़े। आपको उम्मीद लग रही है कि 2024 का जो चुनाव है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हैं, बंगाल है, केरला है, जहां पर आपस में टकराहट है, इस आपसी टकराहट को कैसे खत्म करेंगे या कमजोर करेंगे? देखिए, विचारों में हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं, बहुत माने अलग अलग स्टेट्स हैं, उनकी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान है, राजनीतिक पहचान अलग अलग है। इसीलिए भिन्नता और विचार में अंतर्विरोध रहना कोई नई बात नहीं है। ये हिंदुस्तान में लंबे समय से रहा है और मैं मानता हूँ कि ये रहेगा। लेकिन यहाँ एकता इस बात की नहीं है, यहाँ विविधताओं के बीच ये एकता है। किसके खिलाफ में? फासिज्म के खिलाफ में, मनुवाद के खिलाफ में, लोकतंत्र पर हो रहे लगातार हमलों के खिलाफ में। ये एकता हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एकता बनेगी। इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करें? मसलन जैसे कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस भी लड़ती है, सीपीएम लंबे समय तक लड़ रही है, तो ये तीनों के कॉन्ट्रडिक्शंस को कैसे रिजॉल्व करें? देखिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व हम एक दिन में कर देंगे, एक मिनट में कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए एक बातचीत की जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत के जरिए ये अगर ये गठजोड़ बना तो आप समझिए कहीं न कहीं एक पॉइंट है जहां सभी लोग एक मत हैं। इसीलिए ये गठबंधन इन अंतर विरोधों को भी मिनिमाइज करने के लिए हर तरह का प्रयास करेगा। उन सामाजिक शक्तियों के साथ हम बात करेंगे, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होती, विभिन्न सामाजिक शक्तियां हैं उसके अंदर। अगर ये सामाजिक शक्तियां समझती हैं कि हम फासिज्म के खिलाफ एकताबद्ध होकर लड़ेंगे तो फासिज्म को परास्त कर सकते हैं, तो थोड़े समय के लिए ही सही वो अपने बीच के अंतर विरोधों को भी कम करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हम लोग उसको देखेंगे और ये अभी होगा। इसलिए होगा कि एक गठजोड़ जब ऊपर से बना है तो उसके भीतरी अंतर विरोधों को कम करने में यह गठजोड़ क्या इस अंतर विरोध को कम करने में जो आम जन है अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट में, वो आम जन के बीच में ये बात जाएगी और वो दबाव डाले तो हो सकेगा क्या? नहीं, आम जन के बीच तो हम लोग जा ही रहे हैं अभी। उनके बीच में जाए और वो इस बात को समझ रहे हैं कि फांसीवादी ताकतों को नेस्तनाबूद करना है, खत्म करना है, तो वो दबाव डालेंगे कि ये एक हो, नहीं तो हम इनको वोट नहीं देंगे। इतना है ना, अच्छा मौका मिला इनको हटाने का, तो ऐसे भी माहौल बनाने की कोशिश। मैं तो समझता हूँ कि इस मोर्चे को तोड़ने की कोशिश कोई भीतर से अभी नहीं कर सकता है ना। कुछ सामंजस्य बैठाने,
कुछ आपसी तालमेल करने की तरफ ही ये बढ़ा जाएगा। तोड़ने की जो कोशिश करेगा वो मार खाएगा, सीधी बात है। हाँ, हाँ। लेकिन एक दबाव तो बाहरी बने भाई, आखिरकार वोट तो आम आदमी देता है सत्ता को पलटने की, और जब तक सत्ता को चुनाव हो रहे हैं तो हमको चुनाव में जाना चाहिए, बिल्कुल है, इसमें दो मत नहीं है। उस चुनाव में बदलने की ताकत आम आदमी, और वो पार्टी जब जाएगी तो आम आदमी ये महसूस तो कर रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी हम गए थे तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी ये बोल रहा था कि हमने तो कह दिया है यानी मायावती को कि अगर अखिलेश के साथ में नहीं वो करेंगे तो मुस्लिम बाहुल इलाका था, हम सीधा है ना कहते अखिलेश को वोट दे देंगे, खिलाफत नहीं करेंगे। तो ऐसा दबाव कुछ जगह दिखता है। अभी सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि फासिज्म का हमला किसी एक समुदाय पर तो हो नहीं रहा है ना। दलितों पर, एक मिनट, दलितों पर हो रहा है। दलित परेशान है, हर तरीके से परेशान है। यहाँ तक कि ऐसे दलित जो 10 रुपया 5 रुपया रोज कमाते हैं, उनके घर पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है किसी न किसी नाम से। महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मध्य वर्ग बुरी तरह परेशान है, उनके सामने बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ी हुई है। जब ये तमाम तबके किसी न किसी रूप में परेशान है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक संगठन के साथ हो, वो तो फासिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए एकताबद्ध होंगे इन कारणों से। और जब वो इन कारणों से एकताबद्ध होंगे लड़ने के लिए, तो उनको यहाँ पर इस गठबंधन को मजबूती प्रदान करना उनका प्राइमरी टास्क भी बन जाता है। हाँ। उनका टास्क बनता है। फिर जैसे अब ये प्रोसेस जो चल रहा है इंडिया, है ना, ये इंडिया का जो प्रोसेस चल रहा है, निश्चित रूप से जो सत्ता पे बैठे हैं तो हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसके बारे में ना, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का शगुफा तो हवा हो जाएगा इनका। ये संभव, इनके संवैधानिक तौर पर इनको पूरे संविधान में, मैं जहां तक समझता हूं, पूरे संविधान में संशोधन करने की जरूरत होगी। राज्यों से इसके लिए स्वीकृति इनको लेनी होगी। अगर आप उस नीति में चले जाइए जो मुखेर कानून, मोदी जी के मुंह से जो निकल रहा है वही कानून है, वही संविधान है, तब फिर बात अलग है। तब तो कौन रास्ता ये अपनाएंगे। पुलवामा इन्होंने अपनाया था पहले लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए, पुलवामा की तरह दूसरा कोई सुगाफा छोड़ देंगे इस बार के चुनाव में जीतने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। अभी देखिए इनके लोग, इनकी पार्टी, इन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को स्वीकार ही नहीं किया। जातीय जनगणना की बात जो उठी, कई बार उठी है, इसको इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जनता के इस आंदोलन के दबाव में आरएसएस के नेता को ये मानना पड़ा कि जो जातिगत तौर पर पिछड़े हैं उनको ऊपर उठाने के लिए अगर आप नहीं कुछ करोगे तो वो तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। ये कहा ना, भागवत ने कहा ये बात, है ना। तो ये उसको मानने के लिए जब तैयार हैं, तो हमारा आंदोलन कमजोर करने से तो उनकी मान्यता पर भी, हालांकि इसके पीछे अलग चीज है, बिटवीन द लाइन्स बहुत सारी बातें होती हैं। वो उन्होंने ठान लिया है कि हम हिंदू राज बनाएंगे, उन्होंने ठान लिया है कि हम महिलाओं पर अत्याचार को, अभी आपने देखा होगा कि किस तरह मध्य प्रदेश में एक राजघराने की विधवा महिला को किस तरह दुर्व्यवहार किया गया एक मंदिर में, जो उसके घर की मंदिर थी, है ना। तो महिलाओं पर अत्याचार उनका नहीं रुका, हाँ, जारी है। दलितों पर उनका अत्याचार नहीं रुका, जारी है। गरीब आदिवासियों से जल जंगल और जमीन का अधिकार छीनने का अधिकार उनका नहीं रुका, वो भी किसी न किसी रूप में जारी है। लेकिन ये जारी किसके लिए है? बड़े कॉर्पोरेटों के स्वार्थ में ये चीज जारी रखे हुए हैं। और आरएसएस का जो एक एजेंडा है हिंदू राज्य बनाने का, वो इसके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट के हाथ में। हिंदू राष्ट्र का बोला, अभी तक भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सम्मेलन होते थे, देश में हो या विदेश में हो, तो वो इस देश की धरती पे देश की धरती पे बुद्ध को और गांधी को लेके जाते थे। ये पहला G20 हो रहा है जिसमें स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम का, जिसके इस स्लोगन के खिलाफ में चीन ने आपत्ति भी जताई है, चीन ने आपत्ति जताई है।
लेकिन वो माने नहीं, वो आए नहीं, वो तो वसुधैव कुटुंब। ये विश्व को एक कुटुंब के रूप में देख रहे हैं और देश में है ना तमाम जातियों को अलग अलग फेंक रहे हैं। तो इसका असर आने वाले चुनाव पे कितना होगा? नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।